चलिए पहला प्रश्नावली तो हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा प्रश्नावली शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो पहला टॉपिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच का अंक, अब उस बीच के अंक को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, या फिर दो संख्याएं हमें दे दी गए हैं उनका बीच का मान या फिर समांतर माध्य ज्ञात करने बोला जाए तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि a और b दो राशि हैं या फिर दो संख्याएं हैं, a और b दो राशियां हैं, इनके बीच कोई एक संख्या है a, ठीक है, इनके बीच कोई एक राशि है a क्या है, इन दोनों राशियों का एक समांतर माध्य है, इन दोनों राशियों के बीच का राशि है। तो इस a का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो इस a के मान को हम कैसे बता सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 है और 4 है, इन दोनों 2 और 4 के बीच का राशि अगर हम यानी कि समांतर माध्य निकालने बोले तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो a यानी कि स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b जो है, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है। अब ये दोनों समांतर श्रेणी में हैं, जब यदि ये तीनों क्या है समांतर श्रेणी में होंगे तब इनके बीच में कुछ संबंध बन जाएंगे। कैसे संबंध बनेंगे, कोई भी दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है समांतर श्रेणी में। यानी कि यूं कहें तो इनके बीच का जो क्या होगा, सार्वंतर होगा, और इनके बीच का सार्वंतर वो समान होगा। और ये जो समान राशि होता है यानी कि सार्वंतर होता है वो हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यदि a कैपिटल A और स्मॉल b समांतर श्रेणी में हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, a माइनस a करें, यानी कि a और कैपिटल A माइनस a करें तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो स्मॉल b और a के बीच का अंतर है उसके बराबर होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि a माइनस a बराबर होगा b माइनस कैपिटल A के, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो a है कैपिटल A है उसको इधर ले आते हैं, माइनस स्मॉल में a है उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b प्लस a, ये क्या हो जाएगा a और a 2a कैपिटल A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं। a की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि कोई दो संख्याएं दी है या फिर दो राशियां दी हैं, उनका हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उनके बीच का समांतर माध्य होता है उन दोनों राशियों का योगफल और डिवाइड बाई 2, उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। ठीक है, इस तरीके से समांतर माध्य क्या होता है, किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों का योगफल का आधा होता है। ठीक है, ये हो गया समांतर माध्य। अब एक और टॉपिक उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए एक और टॉपिक है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक क्या है, दो राशियों a और b के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण करना। तो देखो मान लेते हैं कि हमें दो राशियां a और b दी हैं, तो इनके बीच हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। वो कैसे करना है, तो देखो a और b अगर दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि a और b की जगह कोई दो संख्याएं दिए होंगे, इनके बीच में हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो कैसे करना है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि इनके बीच हम 3 पद का निर्माण करते हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद का निर्माण, तो उसको हम लोग मान लेते हैं a1 a2 और a3। ठीक है, इस तरीके से हमने a1 a2 और a3 मान लिया। तो देखो अब हमें क्या करना है, इन पदों का मान बस ज्ञात करना है। a और b का मान हमें दिया रहेगा, a1 a2 a3 का मान ज्ञात करना है, वो भी कौन सा, समांतर श्रेणी के ही पद होने चाहिए। यानी कि a कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 और b जो है ये सभी पद जो हैं सभी पद क्या है, समांतर श्रेणी में होने चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कोई भी समांतर श्रेणी के पदों का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, a और d का मान। यदि a और d का मान पता है तो कोई भी पद मान ज्ञात करना है, जैसे कि दूसरा तो n की जगह 2 रखेंगे तो वो पद का मान निकल जाएगा। पांचवा पद चाहिए तो n की जगह 5 रख के हम निकाल सकते हैं यदि a और d का मान ज्ञात हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो a का मान, प्रथम पद a का मान तो दिया है, a की जगह कुछ भी संख्या दी होगी तो a का मान पता है हमें। b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान यानी कि अंतिम पद जो है b के बराबर है, यानी कि b दिया है, b का मान दिया रहेगा हमें। तो ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद कौन सा है, यानी कि इसके लिए, इस पद के लिए n का मान क्या है वो अगर हमें पता होगा तब के केस में हम क्या कर सकते हैं, a का मान पता है, n का मान पता है और अंतिम पद का मान पता है, तो हम d वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये b कौन सा है, पांचवा पद है, तो हम पांचवा पद को क्या बोल सकते हैं, a प्लस 4d बराबर क्या है, b दिया है। अब चूंकि यहाँ पे a का मान दिया रहेगा कुछ भी, b का मान दिया रहेगा कुछ भी, तो d का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से d का मान हमें मिल जाएगा तो प्रथम पद a है, प्रथम पद क्या है, a बराबर a है। अब उसके बाद दूसरा पद अगर हम बात करें तो ये दूसरा पद क्या होगा, a में इस d को जोड़ेंगे, a में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो a प्लस d करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम ये तीसरे पद की बात करें, तीसरे पद यानी कि A2 की अगर बात करें तो ये कैसे मिल सकता है, a प्लस डी जो मिला था उसमें और d जोड़ देंगे, या फिर यूँ कहें तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ये हो जाएगा। इसी प्रकार A3 का मान ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, तीसरा पद नहीं चौथा पद है, तो ये चौथा पद हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझेगा तो और ज़्यादा समझ आएगा, तो प्रश्नावली के प्रश्न हल करके देखते हैं। तभी हमने देखा दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और दो संख्याओं के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली दूसरा देखिए, अध्याय 4 का प्रश्नावली दूसरा प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न दिया है 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो देखो कैसे हल करना है, तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ए और b क्या है, दो संख्याएं जो भी प्रश्न में दिए होंगे वो होंगे। तो यहाँ पे a और b की जगह क्या दिया है, वो 1/2 और ऋण 1/2। अतः समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, a और b की जगह हमें 1/2 और ऋण 1/2 लिखते जाना है। कैसे हो जाएगा, देखो a की जगह हम लिख देते हैं 1/2 और प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद b की जगह क्या है, b की जगह है माइनस में है ना, माइनस में 1/2, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -1/2 और बटे में 2। इसको और आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट को हटाएंगे क्या होगा, देखो 1/2 और फिर प्लस और माइनस, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस को गुणा होगा, तो प्लस माइनस को गुणा होता है क्या होता है 1/2 डिवाइड बाई 2। अब देखो 1/2 में 1/2 यानी कि आधा में आधा कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0/2, या फिर सीधा सीधा क्या कह सकते हैं इसको 0। अतः 1/2 और ऋण 1/2 और माइनस में 1/2 है, तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है इस प्रकार के प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, इस तरीके से क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है x² प्लस 3xy और क्या दिया है, y² माइनस 3xy, y² माइनस में 3xy, ये a के बराबर दिया है और ये b के बराबर दिया है। इन दोनों का समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के x² प्लस 3xy और प्लस में y² माइनस 3xy डिवाइड पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये a हो गया है, इतना a और इतना b, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखो यहाँ पे 3xy और माइनस 3xy, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस y² डिवाइड बाई 2। इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा प्रश्न काफ़ी सरल है, एकदम सरल है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या दिया है, दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 7 और गुणनफल दिया है 45। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो संख्याएं ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक संख्या तो है नहीं, दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं को क्या मान लेते हैं, माना कि वे संख्याएं x है और y है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे माना कि वे संख्याएं x और y हैं। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, समांतर माध्य 7 है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अतः समांतर माध्य वे संख्याएं x और y हैं तो उनका समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। और ये किसके बराबर है बोला गया है, 7 के बराबर बोला गया है, तो इसको हमने ज्यों का त्यों रख दिया। थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई और ये जो बटे में 2 है यानी कि भाग है, दो जो है भाग के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 का गुणा हो जाएगा, या तो यूँ कहते हैं हम इसको 14 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। अब इसको हम समीकरण 1 के रूप में दे देते हैं। अब यहीं पे देखो एक और बोला गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल 45 के बराबर है, तथा यहाँ पे हमने क्या लिया है, दिया है समांतर माध्य 7 और तथा दिया है संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर बोला गया है, 45 के बराबर। तो हम उसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर 45। ये प्रश्न में ये भी दिया है। अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः x गुणा y बराबर 45। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे हमें मिल गया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। 2 समीकरण दिया है और 2 अज्ञात राशियाँ हैं, दोनों समीकरण को हल करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको आगे हल करते हैं। कैसे आगे हल करेंगे, देखो समीकरण 1 से हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है भाई, x प्लस वाई जो है इसके बराबर बोला गया है, 14 के बराबर है समीकरण 1 के अनुसार। तो x का मान हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो 14 माइनस वाई, वाई जो है प्लस के रूप में उधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। अतः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर उसके बाद हमें एक और समीकरण मिल जाएगा समीकरण 2 में रखने पर। फिर आगे हल करते जाते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है, x गुणा y बराबर दिया है 45। इसको क्या करेंगे, x की जगह हम क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई, गुणा में हम क्या कर देंगे y, और ये किसके बराबर है 45।
ब्रैकेट को हल करेंगे तो y का गुणा 14 के साथ होगा और y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14y और फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस y का गुणा होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45। इसको क्या करते हैं, उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा, पहले ये माइनस वाई स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा पक्षांतर होने के बाद। 14y इधर प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस 14y हो जाएगा इज इक्वल टू 45। अब हमें क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया, y स्क्वायर माइनस 14y और प्लस में है, अच्छा इक्वल टू नहीं है, ये तो पहले से इधर है तो ये प्लस के रूप में है और प्लस में 45 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को किसी भी मेथड से हम हल कर सकते हैं। पिछले प्रश्न में हमने बहुत से मेथड देखे हैं इसको हल करने के, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। इसको हल करते हैं मध्य पद को तोड़कर। हमने मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखा था। उसके बाद हमें y का मान मिल जाएगा, y के 2 मान। तो देखो 45 को हमें ऐसे 2 भागों में, अब देखो 45 और 1 का गुणा करेंगे तो 45 होगा, तो 14 को हमें यानी कि बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है या फिर 2 पदों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो हमें 45 के बराबर मिले और जोड़े या फिर घटाएं तो हमें क्या किसके बराबर मिले, 14 के बराबर। तो देखो मुझे एक संख्या पता है 9 और 5 का अगर हम गुणा करें तो 45 आता है और 9 और 5 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तो 9 और 5 के रूप में तोड़ते हैं। y स्क्वायर माइनस में 9y और माइनस में, अब माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ऐड करना है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, लेकिन संख्या में माइनस में चाहिए तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। तो 5y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 और 5 ही मैंने क्यों लिया है, हमने पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से बनने लगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं। 9 और 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम 2 पर जोड़ा बना के जो भी कॉमन निकलता है उसको निकालते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y कॉमन निकलेगा इसमें, तो y माइनस 9 इसमें बच जाएगा। इसमें -5 निकालेंगे तो इसमें भी क्या बच जाएगा, y बचेगा। और चूंकि माइनस और 5 निकल गया है तो यहाँ भी हमारा क्या बचेगा, माइनस बस बचेगा और 5 नहीं 45 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y माइनस 5 ये हो जाएगा और एक क्या मिल, अच्छा y माइनस 9 क्या है, देखो y माइनस 9 जो है इसमें भी है, y माइनस 9 इसमें भी है, वो दोनों वही निश्चित निकल जाएगा। तो y माइनस 9 इसमें क्या बचा, ये निकल गया तो y बचा है, तो यहाँ पे हमने y लिख दिया। इसमें हमने इसको निकाल दिया तो क्या बचा है, माइनस में 5 बचा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तब तो केस में हमें क्या मिलेगा, y माइनस 9 बराबर 0 मिलेगा, तब y के मान हमें 9 के बराबर मिलेगा। यदि हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो इसके बराबर 0 मिलेगा, यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तब y के मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो दोनों मान निकले हैं, दोनों ही मान वास्तविक हैं। ठीक है, दोनों ही मान वास्तविक भी हैं और सही भी हैं। अगर हम y का मान 9 लेते हैं तो हमें 1 सा का मान यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 1 से अगर हम देखें, ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अगर हम y का मान 9 रखते हैं तब 1 सा का मान हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो 5। वहीं अगर हम y बराबर अगर 9 ले लेते हैं, यहाँ पे सॉरी y बराबर अगर हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे y बराबर 5 रखेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, तो 14 में 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9। बात वही है, यदि पहली संख्या को हम यानी कि y का मान को 9 लेते हैं तो x का मान 5 मिलेगा, y का मान को अगर 5 लेते हैं तो x का मान 9 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से तीसरा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, दो संख्याओं के समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग दिया है 90। जैसे कि हमने तीसरा प्रश्न बनाया सेम उसी तरीके से बनना है। समांतर माध्य दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये पहला समीकरण यहाँ से आप बना लीजिएगा। और दूसरा क्या दिया, उनके वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दोनों का योग कर दिया है 90 के बराबर। तो इस तरीके के प्रश्न हमने पिछले अध्याय में देखा है, तो इस तरीके से चौथा प्रश्न भी बन जाएगा। पांचवा प्रश्न, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, -4 और 10, ठीक है, ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि किस तरीके से समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो चलिए अब इसको हल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इनके बीच में 6 पद A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है। 6 पद होंगे। पहला पद हो जाएगा ऋण 4 और आखिरी पद हो जाएगा 10। तो एक पद ये हो गया और आखिरी पद ये हो गया और बीच में 6 पद। टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तो इस तरीके से हमें a का मान तो दिया है और d का मान भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब a और d का मान मिल गया तो क्रमशः उसमें d जोड़ के आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो भी पद हमें चाहिए उस पद का मान, nवां पद के सूत्र a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूले से भी हम सीधा उस पद का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो, माना कि
माना कि ऋण 4 और 10 के बीच 6 संख्याएं या फिर 6 पद लिख लेते हैं। 6 पद क्रमशः कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हैं। ये कौन कौन से 6 पद हमने मान लिए। अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा। अतः समांतर श्रेणी होगा। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहला पद हो जाएगा ऋण 4, उसके बाद आएगा A1, फिर A2, A3, A4, A5 और A6 और अंतिम पद क्या हो जाएगा 10। ये हमारा समांतर श्रेणी हो गया। अब देखो ये जो 10 है ये कौन सा पद है। यह है 10। अगर हम 10 की बात करें तो कौन सा पद है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, यानी कि आठवां पद क्या है 10 है। यहाँ हम इस समांतर श्रेणी से हमें क्या क्या चीज़ पता चल रहा है। तो सबसे पहले प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद या फिर A की बात करें तो क्या हो जाएगा। प्रथम पद A बराबर क्या दिया है ऋण 4, ये हो जाएगा। और आठवां पद यानी कि आठवां पद बराबर कितना दिया है, कितना मिला है यहाँ पे 10 है। आठवां पद क्या है 10 है। तो चूंकि आठवां पद 10 है अतः हम क्या कह सकते हैं। अतः आठवां, एक बार लिख लेते हैं, और आठवां पद बराबर क्या दिया है 10। तो आठवां पद को अगर हम बात करें तो सूत्र क्या होता है। एनवां पद का सूत्र क्या होता है A + n-1d, ये होता है। लेकिन n क्योंकि आठवां पद बोल रहा है तो n की जगह हम क्या रख देंगे 8 रख देंगे। तो सीधा मान रखेंगे A + 8 - 1 × d = क्या हो जाएगा 10। यहाँ से A का मान भी अगर हम देखें तो क्या दिया है -4 दिया है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं -4। इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा -4 + 8 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 7d = ये हो जाएगा 10। अब क्या करते हैं इस -4 को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 7d = क्या मिल जाएगा 10। और ये -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगा। तो इसको हम सीधा लिख लेते हैं 14। उसके बाद d का मान चाहिए चूंकि हमें, तो 7 इधर क्या है गुणा के रूप में है तो 14 इधर गुणा के रूप में, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो सीधा 7 एकम 7 दूनी, क्या मिल गया हमें d का मान। अतः d बराबर 2। अब देखो d का मान मिल गया और यहाँ पे A1 क्या है। देखो प्रथम पद ये हो गए, दूसरा पद क्या है A1, यहीं से लिखते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं। अतः A1 बराबर क्या है दूसरा पद है, यहाँ पे लिख लेते हैं A1 बराबर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, ठीक है। अतः A1 बराबर दूसरा पद है। और दूसरा पद हम कैसे निकाल सकते हैं। प्रथम पद प्लस सार्वंतर, यानी कि जो d का मान निकला है सार्वंतर को जोड़ेंगे, यानी कि प्रथम पद क्या दिया है -4 और प्लस में d का मान क्या दिया है 2। तो ये क्या हो जाएगा -4 + 2 क्या हो जाएगा। जब भी प्लस माइनस रहता है बड़े में छोटे को घटा दो तो 2, 4 में 2 जाएगा तो चिन्ह कौन सा रहता है बड़े के सामने वाला, तो -2। इस तरीके से हमें क्या मिल गया A1 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम A2 की बात करें तो A2 का मान क्या है। देखो समांतर श्रेणी में कोई भी पद हमें ज्ञात करना है तो कैसे पता चलता है, उसका जो पहला पद है उसमें हम d जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाता है। इसमें हम फिर से कोई d जोड़ेंगे तो ये पद मिल जाएगा, इसमें d जोड़ेंगे तो ये पद मिल जाएगा। अतः A2 बराबर क्या कह सकते हैं हम A1 + d बोल सकते हैं। A1 का मान क्या है, या फिर A1 का मान ऑलरेडी A + d है, ये क्या है A1 के बराबर हो गया और प्लस में d, ये जो A1 है A + d के बराबर हो गया। इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं और A + 2d भी लिख सकते हैं। तो सीधा हम -4 और प्लस क्या लिख सकते हैं -4 हो जाएगा A और 2 की जगह क्या 2 × 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सीधा A2 का मान क्या मिल गया 0। और भी हम क्या लिख सकते हैं A3 का मान चाहिए तो सीधा A2 में d का मान जोड़ सकते हैं। तो सीधा 0 A2 का मान और 2, तो इसका मान क्या मिल जाएगा हमें बराबर 2। A4 का मान अगर चाहिए तो A3 में d जोड़ दो, A3 + 2, यानी कि A3 का मान 2 मिला है और फिर 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। A5 का मान अगर हमें चाहिए तो A4 में हम d का मान जोड़ देंगे, इसको d लिख सकते हैं। तो d का मान 2 है, या फिर यहाँ भी d लिख सकते हैं। तो A4 का मान हमें 4 मिला है तो 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। A6 चाहिए तो A5 जो है उसमें फिर सार्वंतर को जोड़ दो d का मान। तो A5 का मान हमें क्या मिला ऑलरेडी 6 मिला, तो 6 + 2 = फिर 8 हो जाएगा। इस तरीके से A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हमें 6 पद मिल गए। अतः समांतर, नीचे में आंसर लिखेंगे। अतः
समांतर, देखो हमने समांतर श्रेणी क्या बनाया था, ये समांतर श्रेणी बनाया था, लेकिन इसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो है अननोन थे, अज्ञात राशि थे। अब हमें चूंकि इनका मान मिल गया है, अतः हम फिर से लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी होगा, अतः समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा -4, फिर अगला पद क्या हो जाएगा A1 यानी कि -2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 2 4 6 8 और आखिरी में क्या मिला था 10। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी होगा उत्तर। ठीक है, इस तरीके से पांचवा प्रश्न बन गया। जिस तरीके से हमने पांचवा प्रश्न बनाया है, सेम टू सेम छठवां प्रश्न भी इसी तरीके से बनना है। इसमें क्या दिया है 11 और ऋण 7, 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाना है। सेम वैसे लिखना, पहला पद हो जाएगा 11 और अंतिम पद क्या हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बीच में 5 पद निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ A1 A2 A3 A4 और A5 बस होगा। तो यहाँ पे जो 7 आएगा, 11 क्या दिया है 11 और ऋण 7, तो ऋण 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको 8वां पद लिया है तो वहाँ पे वो 7वां पद हो जाएगा। ठीक है, एक पद कम हो जाएगा। ठीक है, छठवां बन जाएगा। इसी तरीके से सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के बीवें पद और क्यूवें पद का समांतर माध्य आरवें पद और एसवें पद के समांतर माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि P + Q = R + S। प्रश्न में क्या दिया है, पीवां पद का कुछ मान होगा, क्यूवां पद का कुछ मान होगा, उनका जो समांतर माध्य है वो, और आरवां पद का जो मान होगा और एसवें पद का जो मान होगा उनका जो समांतर माध्य होगा वो, दोनों समांतर माध्य बराबर है बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पीवां क्यूवां आरवां और एसवां पद क्या होगा वो निकाल लेते हैं, फिर उनका समांतर माध्य को इक्वल करके ये सिद्ध करके देखते हैं, सिद्ध होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, देखो सिद्ध करना है P + Q = R + S। सबसे पहले हमने इसको नोट डाउन कर लिया, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का पीवां पद, जैसे कि हमने समांतर श्रेणी का एनवां पद जानते हैं हम, क्या होता है A + n - 1 × d, ये होता है समांतर श्रेणी का एनवां पद। पीवां पद बोल रहा है तो n की जगह सीधा सीधा क्या हो जाएगा P हो जाएगा। उसी प्रकार Q बोल रहा है तो क्यूवां पद तो n की जगह Q, तो ये क्या हो जाएगा, देखो समांतर श्रेणी का पीवां पद, तो प्रथम पद को मान लेते हैं कि A, तब के केस में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना कि एक चीज़ लिख लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम पद को हम मान लेते हैं A और सारवंतर D है, और सारवंतर D है। ठीक है, अब A और D को मानेंगे तभी तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ना। तो श्रेणी का पीवां पद क्या हो जाएगा A + P - 1 × D। इसी तरीके से क्यूवां पद क्या हो जाएगा, n की जगह या फिर p की जगह q लिख देंगे तो ये हो जाएगा A + Q - 1 × D। इसी प्रकार आरवां पद हो जाएगा तो A + R - 1 × D, और एसवां पद क्या हो जाएगा A + S - 1 × D। अतः प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्न में क्या दिया, अतः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, देखो पीवां पद यानी कि ये और क्यूवां पद यानी कि ये, इन दोनों का जो समांतर माध्य होगा वो, इन दोनों का जो समांतर माध्य यानी कि आरवां और एसवां पद का जो समांतर माध्य होगा, इन दोनों का जो समांतर माध्य क्या है, आपस में बराबर है। तो देखो ये एक संख्या हो गई और ये एक संख्या हो गई, इनका समांतर माध्य निकालेंगे, क्या होगा, इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर होगा, इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो प्रश्न में वही बोला गया है, इनका समांतर माध्य और इनका समांतर माध्य दोनों बराबर हैं, अतः प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में हम सीधा लिखते हैं, इतना लिखेंगे A + P - 1 D, ये हो गया क्या, एक पद हो गया, और प्लस में दूसरा पद क्या है A + Q है ना, ये A नहीं है, थोड़ा सा Q - 1 × D डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर है बोला गया है प्रश्न में, इन दोनों के समांतर माध्य। तो इन दोनों का समांतर माध्य इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा A + R - 1 D, ये हो जाएगा प्रथम पद एक पद, और ये हो जाएगा फिर दूसरा A + S - 1 D, ये हो जाएगा एक पद डिवाइड बाई 2। प्रश्न में यही बोला गया है, ये पीवां पद है और ये क्यूवां पद है, इनका समांतर माध्य ये हो गया, ये आरवां पद है और ये एसवां पद है, इनका समांतर माध्य ये हो गया, और दोनों आपस में बराबर है बोला गया है प्रश्न में। हल करके देखते हैं अभी इसको, हल कैसे करेंगे, तो जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में A + P - 1 D, अच्छा इसको भी हल ही कर लेते हैं, तो P और D का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा P D, माइनस में D 1 और D का गुणा होगा तो D, तो इसके बाद प्लस ये कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा A +
Q और D का गुणा होगा तो QD माइनस में ये हो जाएगा D डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा A प्लस R और D का गुणा होगा तो RD माइनस में D, फिर प्लस करके A, फिर उसके बाद S और D का गुणा होगा तो SD, और फिर उसके बाद -1 के साथ D का गुणा होगा तो -D डिवाइड बाई 2। अब इसको कैसे आगे हल करेंगे, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे -D है, यहाँ पे -D है, समान चिन्ह है तो ये भी जुड़ जाएगा चिन्ह के साथ। उसके बाद यहाँ पे PD है और यहाँ पे QD है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2A। देखो 2A कैसे हो जाएगा, ये A और ये A जुड़ के हो जाएगा 2A। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये PD और QD को लिख लेते हैं प्लस PD और प्लस में QD। फिर उसके बाद माइनस में D है तो -2D हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं 2। उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, A और A जुड़ के। उसी प्रकार RD और HD है तो प्लस में RD प्लस SD, और उसके बाद -D और -D जुड़ के -2D डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, या फिर ये जो 2 है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। इससे क्या होगा, दोनों कट जाएगा। या फिर यहीं से हम चाहें तो यहाँ भी बटे 2 है, यहाँ भी बटे 2 है, तो सिंपल काट सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे वो कटेगा कैसे एक्चुअल में, ये जो 2 है इधर भाग के रूप में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा के रूप में हो जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 2A और 2D दोनों में 2 है तो एक काम करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं 2A माइनस 2D। अब प्लस इधर देखो इसमें D है, इसमें भी D है, तो D को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या बच गया, देखो PQ है और PD है और QD है, दोनों में DD निकल गया तो P प्लस Q बचा अंदर में, तो ये हो जाएगा P प्लस Q। इसी प्रकार इधर हम देखें तो इधर क्या बच जाएगा, फिर इसको भी लिख लेते हैं 2A और माइनस में 2A और -2D, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। अब प्लस में यहाँ भी हम देखें तो D कॉमन निकल जाएगा, RD SD, तो RD और SD में D निकल गया तो अंदर क्या बच जाएगा, इसमें R और प्लस S। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 2A माइनस 2D है, यहाँ भी 2A माइनस 2D है, इसको उधर पक्षांतर करें या इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे तो -2A हो जाएगा और प्लस 2D, तो सिंपल कट जाएगा। चलो आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे में आपको इसको हल करते हुए लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, दोनों को सबको एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एक साइड लिख लेते हैं और इसको एक साइड रहने देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इधर पे बच जाएगा D P प्लस Q, इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं इधर, तो इधर क्या बचा, सिर्फ D इंटू P प्लस Q इज इक्वल्स टू, इधर क्या है वो पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2A माइनस 2D और प्लस में है D कॉमन निकला है तो इधर R प्लस A, और फिर इधर में -2A। अब देखो ये 2A प्लस में है और ये 2D माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 2A प्लस में 2D, तो सिंपल ये कट जाएगा और -2D प्लस 2D कट जाएगा। बचा क्या फिर यहाँ पे D इंटू P प्लस Q बचा है इधर, और इधर क्या बचा है D इंटू R प्लस S। ठीक है, अब देखो यहाँ भी D का गुणा है, यहाँ भी D का गुणा है, या तो इधर उसको पक्षांतर कर दें, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, P प्लस Q और D इंटू R प्लस S है। तो इसी प्रकार यहाँ भी इधर D क्या है, गुणा के रूप में, इधर जाएगा भाग हो जाएगा तो ये और ये D कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर P प्लस Q और इधर क्या बच गया R प्लस S। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, नीचे में लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरीके से हल करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से 7वां प्रश्न हो गया, ज़्यादा कठिन नहीं था। इस तरीके से इसको भी हमने हल कर लिया, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न कैसे हल करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN
PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।